एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। स्टार्टअप की दुनिया की लेटेस्ट ट्रेंड्स, नए बिजनेस आइडियाज आप तक हम पहुंचाने का काम हर हफ्ते करते हैं। आज हमारी नजर है एक ऐसे ट्रेंड पर जो स्टार्टअप्स में तेजी से जोर पकड़ रहा है। कारोबार शुरू करने के लिए आपको एक अच्छा आइडिया, कोर टीम के साथ जरूरत है एक बढ़िया ऑफिस स्पेस की, और आमतौर पर एक बेहतरीन ऑफिस स्पेस ढूंढने में अच्छे से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आजकल ये कुछ आसान हो गया है थैंक्स टू को-वर्किंग स्पेसेस। को-वर्किंग स्पेसेस की खासियत यही है कि एक जगह जहां आप किसी दूसरी कंपनी के कर्मचारियों के साथ एक ही छत के नीचे काम करते हैं और अपनी रिसोर्सेज जैसे कि स्पेस, बिजली, इंटरनेट सब कुछ शेयर करते हैं। दुनिया के पहले ऑफिशियल कोवर्किंग स्पेस की शुरुआत वैसे 2005 में सैन फ्रांसिस्को में एक प्रोग्रामर ब्रैड न्यूबर्ग ने की थी, लेकिन इसका इतिहास उससे भी पुराना है। खैर, भारत में अब ये कॉन्सेप्ट जोर पकड़ने लगा है और कोवर्किंग के क्या फायदे हैं और खासकर नए कारोबार स्टार्टअप्स के लिए कितना असरदार कॉन्सेप्ट है, इसी पर डालते हैं पहले नजर। रंग बिरंगी चेयर्स, दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, बढ़िया रोशनी, तेज तर्रार वाईफाई की स्पीड, काम करने का मन बना रहे, इसके लिए हर जरूरी चीज है इस ऑफिस में। इस तरह के आलीशान ऑफिस स्पेसेस आजकल डिमांड में है, क्योंकि इस ऑफिस के लिए ना ही आपको डिपॉजिट भरना है, ना ही मेंटेनेंस कॉस्ट है, और ना ही पैंट्री के खर्चे, ऑफिस बॉय की हायरिंग जैसे झंझट को संभालना है। ये है कोवर्किंग स्पेस या कहे शेयरिंग ऑफिस, जहां एक ही छत के नीचे कई सारे छोटे कारोबारी, फ्रीलांसर्स और प्रोफेशनल्स ऑफिस स्पेस किराए पर लेकर काम करते हैं। ग्लोबली आप अगर देखें तो 2005 में 3 कोवर्किंग स्पेसेस थी, आज 10,000 से ज्यादा हैं। तो ट्रेंड क्लियरली मूव कर रहा है टुवर्ड्स वेयर पीपल वांट फ्लेक्सिबिलिटी। देयर आर लॉट मोर फ्रीलांसर्स जो आ रहे हैं आज। बहुत सारे सोलोप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो इंक्रीज हो रही हैं अपनी संख्या में। उस वजह से ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, चाहे आप उसको कोवर्किंग बोलिए, हम उसको प्रोवर्किंग बुलाते हैं, बट ये जस्ट इन टाइम शेयर्ड स्पेस का आइडिया कंटिन्यू करेगा। आमतौर पर कम बजट में कारोबार की शुरुआत करने वाले स्टार्टअप्स के लिए कोवर्किंग स्पेस आइडियल है। जैसे 1 या 2 लोगों की टीम के लिए ट्रेडिशनल तरीके से ऑफिस लेने के बजाय कोवर्किंग स्पेस में किराए पर सिर्फ 1 या 2 सीट्स बुक कीजिए। यहाँ आप दिन, हफ्ते, महीने या साल किसी भी हिसाब से जगह किराए पर ले सकते हैं। कोवर्किंग का कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि यहाँ सब्सक्रिप्शन पर कई सारी सुविधाएं एक ही कॉस्ट में कवर होती है। बेटर ऑप्शन एज इन कोवर्किंग स्पेस से बेनिफिट मेन ये मिलता है, बीइंग अ स्टार्टअप जो एकदम इनिशियल स्टेज में है। इफ यू हैव मीटिंग्स, किसके साथ भी मीटिंग है, बड़े क्लाइंट के साथ या कुछ भी, तो गेटिंग देम ओवर हियर, यहाँ पे उनको मिलना, द इम्प्रेशन इज वेरी डिफरेंट बिकॉज द फर्नीचर, द लोकेशन, ये सब बहुत मैटर करता है। सिंस इट्स एन ऑनलाइन स्टार्टअप, वाईफाई इज वेरी नेसेसरी, और यहाँ पे 20 Mbps स्पीड है, विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, यू गेट इट फॉर योर ओन। और यहाँ पे पार्किंग है, देयर इज टी कॉफी, अनलिमिटेड टी कॉफी, जेरोक्स एंड कॉपी, ऑल दैट बेसिक स्टफ। कोवर्किंग स्पेस में अमूमन किराया 2,000 से 8,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से लिया जाता है। ये किराया निर्भर करता है सुविधाओं पर। मुंबई की प्राइम लोकेशन लोअर परेल में बना ऑफिस एक शानदार कोवर्किंग स्पेस है। यहाँ सिंगल सीट, केबिन्स, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, वेब कैमरा कॉन्फ्रेंस, वाईफाई, पैंट्री जैसी सभी मॉडर्न सुविधाएं हैं। मुंबई में लोअर परेल, पवई, अंधेरी जैसे प्राइम इलाकों में इनके ऑफिसेस है। मुंबई के अलावा बंगलुरु, दिल्ली, पुणे में भी ऑफिस मौजूद है। बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों में भी ये ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। जहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आर एस्टैब्लिश्ड, सो हमारा बिलीफ ये है कि एटलीस्ट टॉप 15 सिटीज इन इंडिया विल सी अ वेरी गुड अपटेक। अभी हम लोग ने शुरू किया है दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में, हैदराबाद, पुणे हमारा नेक्स्ट है, कलकत्ता एंड चेन्नई उसके बाद। तो क्लियरली वी फील दैट देयर अबाउट टॉप 15 सिटीज जहाँ पे देयर आर कॉलेजेस, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इज देयर, वहाँ जहाँ टैलेंट अवेलेबल है, देयर विल ऑलवेज बी अ रिक्वायरमेंट एंड डिमांड फॉर सच स्पेस। ऑफिस में कई छोटे कारोबारी तो है ही, और हमें यहाँ मिले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, के कैपिटल के फाउंडर जागृत पटेल।
ये कोवर्किंग में मिल रही सुविधाओं से संतुष्ट तो है ही, लेकिन इनके लिए सबसे जरूरी है इस ऑफिस का कॉस्ट इफेक्टिव होना। कॉस्ट में I would say probably 40 to 60% easily in terms of just the rent. अगर आप फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाकी कॉस्ट भी गिनेंगे तो इट मे बी इवन हायर ऑल्सो for a very small team. As a team grows, I think maybe at least till about 10-15 people you can still get a cost advantage in a co-working space, and then maybe once it becomes a sizable team, then it's sort of then maybe you can have a cost parity if you find a good enough space. डिजिटल मार्केटिंग फर्म गीगा हेल्प के फाउंडर अभिजीत शिशूट 9 लोगों की टीम के साथ कोवर्किंग स्पेस से कारोबार चला रहे हैं। ये इनका दूसरा वेंचर है। अपने पहले बिजनेस के लिए ट्रेडिशनल ऑफिस का अनुभव अभिजीत ले चुके हैं और खुद के ऑफिस को संभालने के कड़वे अनुभव से अभिजीत को अच्छी सीख भी मिली है। Per seat maybe there is a fixed cost or there is a variable cost. Now this variable cost could be anything. It could be overtime cost. For example, अगर हम 7 या 8 बजे के बाद decide to work, there is an additional cost to it. या there is a limited number of say internet downloads what you can do. If you do it beyond a certain assigned data, again there will be an additional cost to it. And ये सब एग्रीमेंट में मेंशन होते हैं. It is just that हम लोग को वो फाइन प्रिंट देखना चाहिए, क्योंकि there should not at the end of the month ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये थोड़ा हिडन कॉस्ट लगी, हमको पता नहीं था. हम अगर फाउंडर्स हैं, हम ये कोवर्किंग स्पेस में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको अपना कॉस्ट सेव करना होता है एंड वी वांट अ वेरी प्रेडिक्टेबल आउटफ्लो. हमको हर महीने में नए मतलब इंक्रीज आउटफ्लो नहीं चाहिए रहता है कैश का. इसलिए आई थिंक व्हेन वी साइन द एग्रीमेंट वी शुड सी ऑल द फाइन प्रिंट अबाउट अपार्ट फ्रॉम द फिक्स कॉस्ट what are the various variable costs which is there. So as far as possible while doing the negotiation, if we can try and incorporate these variable costs as a part of the fixed cost, it becomes far more easier. So you definitely know that this is an X cost which we are going to outflow every month. ग्लोबल वर्किंग सर्वे के मुताबिक रियल एस्टेट के आसमान छूते दाम और बढ़ते चैलेंजेस के बीच कोवर्किंग मार्केट थोड़ा सुस्त रहेगा, लेकिन फिर भी 2016 के अंत तक 10,000 नए कोवर्किंग स्पेसेस शुरू होने जा रहे हैं। उम्मीद है इस नए ट्रेंड का ज्यादा से ज्यादा फायदा स्टार्टअप जरूर उठाएंगे। जाते जाते एक नजर डालते हैं देश के पॉपुलर कोवर्किंग स्पेसेस पर। आजकल हर मेट्रो में आपको ऐसे ही कोवर्किंग स्पेसेस आसानी से मिलेंगे और इस तरह काम करने का तरीका इतना हिट हो रहा है कि इन स्पेसेस में अब निवेशक भी पैसा लगाने लगे हैं। ब्रेक के बाद आवाज एंटरप्रेन्योर पर देखिए एक ऐसे ही कोवर्किंग स्पेस की कहानी जिसमें वेंचर फंड ने किया है करोड़ों का निवेश। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर आवाज एंटरप्रेन्योर और आज चर्चा हो रही है को वर्किंग की। बेंगलुरु के बी हाइव की शुरुआत नवंबर 2014 में हुई और पिछले 1.5 साल में 150 से ज्यादा वेंचर्स ने बी हाइव में अपने कारोबार की नींव रखी है और हाल ही में कंपनी में देश की लीडिंग अर्ली स्टेज फंड ब्लूम वेंचर्स ने $1 मिलियन का निवेश किया। बी हाइव के फ्यूचर प्लान पर बात करने के लिए हमारे साथ बी हाइव के को फाउंडर और सीईओ शेष पप्लीकर जुड़ गए हैं। शेष, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट गुड फंडिंग राउंड। लगभग 6.5 करोड़ ब्लूम वेंचर से आपने रेस किए हैं। तो मुझे अगर आप ये बता सके इस पैसे का निवेश कहां पर होने वाला है, क्या करेंगे इस पैसे का? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हर्षदा उसके लिए। एंड अब पैसे का बेसिकली हम ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी
ऐसे सिचुएशन आ चुके हैं कि हमारा ऑक्यूपेंसी लेवल पूरा 100% रीच हो चुका है, और भी नया जो फ्लोर्स वगैरह जो बन रहा है उसका भी बुकिंग हो गया है। तो अभी डिमांड तो बेंगलुरु में इतना ज़्यादा है, और हम सबसे ज़्यादा क्वालिटी दे रहे हैं, तो हमने डिमांड बहुत ही ऊपर है। और आई थिंक पैसे का सबसे बड़ा ज़रूरत इसलिए है कि हमें ज़्यादा सप्लाई क्रिएट करना है अभी। हम अभी काफ़ी सारे, अभी हमारे पास 50,000 स्क्वायर फीट स्पेस है, और उसमें लगभग 700 to 800 सीट्स है हमारे पास। और हम लोग नेक्स्ट 2-3 महीने में शायद ऐसे देख रहे हैं कि 50,000 स्क्वायर फीट से हम 2 लाख स्क्वायर फीट जाने का सोच रहे हैं। तो पैसे बेसिकली एक्सपेंशन के लिए हो रहा है, और एक्सपेंशन के अलावा और भी बेंगलुरु में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, और बाकी मुंबई और दिल्ली का एक्सपेंशन प्लान भी चल रहा है। इसी एक्सपेंशन प्लान पर अगर आप और डिटेल हमें दे सके, दूसरे शहरों में आप कब तक पहुंचेंगे? क्या टारगेट सिर्फ मेट्रो को कर रहे हैं, या फिर छोटे शहर जहां पर भी स्टार्टअप्स को जरूरत है कोवर्किंग स्पेस की, एक अच्छे एनवायरनमेंट की जहां पर वो अपने बिजनेस आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं, क्या उसका भी इरादा है? हमारा प्लान है कि नेक्स्ट 1 साल में, अभी जून 2017 तक हम सबसे बड़े 6 सिटीज इंडिया में जो ऑफिस स्पेस मार्केट्स है वहां पे रहेंगे। जो बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली सबसे बड़ा एक कैटेगरी आता है उसमें रहेंगे, और चेन्नई, हैदराबाद और पुणे नेक्स्ट बिगर सेट में आता है। तो इन 6 सिटियों में रहेंगे हम, और फोकस तो अभी बड़े शहरों में ही है। छोटे शहरों में हम नेक्स्ट फेज में, उसके बाद की फेज में सोचेंगे हम। मैं आपसे शेष ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इरादा रख रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने का, दूसरे शहरों में जाने का, लेकिन आप जैसे बिजनेस में कोवर्किंग स्पेस में कई दूसरी कंपनियां हैं और काफी कॉम्पिटेंट नाम हैं। मुझे बताइए, बीहाइव का डिफरेंशिएटर क्या रहेगा इस मार्केट में? क्लटर्ड नहीं है लेकिन अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। बेसिकली हम बहुत ही हाई क्वालिटी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारा ऐसा है कि मैं ये शुरू करने से पहले मैं 8 साल यूएस में रहा था, मैं न्यूयॉर्क सिटी में काम कर रहा था। जब मैं वापस इंडिया में आया तो देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, अच्छी वर्क स्पेस नहीं है, और इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, और इतना बेसिक इवन टॉयलेट में टॉयलेट पेपर नहीं रहता था, कॉफी पीने का क्लीन वाटर, सब कुछ ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहा था मैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्यों नहीं सिलिकॉन वैली की क्वालिटी का वर्क स्पेस क्यों नहीं क्रिएट किया जाए। और मैं पहला सोचा कि कुछ हो सकता है, और पूरा बेंगलुरु में सर्च किया था, मुझे कुछ मेरे एक्सपेक्टेशन के बराबर मिला नहीं था। तो इसलिए क्रिएट इसीलिए किया कि एक ऐसी वर्क स्पेस क्रिएट करना है जो स्टैंडर्ड्स में सिंगापुर, न्यूयॉर्क या सिलिकॉन वैली से कम ना हो। सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, हम इन रियलिटी हम सॉल्व करने का देख रहे हैं। अब अभी जो आज की इस डेट में ऐसा है कि हम फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट जो सिलिकॉन वैली में जो है, हमारा कॉस्ट प्रॉबेबली 1/5 है, 1/6 कॉस्ट में सेम क्वालिटी का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोवर्किंग स्पेसेस की बात करें, एक बहुत प्रोमिनेंट ग्लोबल ब्रांड है वीवर्क, अब तक वो भारत में नहीं आए हैं, लेकिन क्या आप उस तरह की सेवाएं और उस लेवल पर कारोबार ले जाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या एडम न्यूमन आपके लिए एक बड़े आइकन है? हाँ, आप बोल सकते हैं। कोइंसिडेंटली ऐसा था कि मैं वीवर्क से ही इंस्पायर हुआ था। मैं न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड था, आपको पता होगा कि वीवर्क न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड कंपनी है, और मैं एक्चुअली वीवर्क में मैं एक मेंबर भी था एक टाइम में, और मैं एज ए कस्टमर मुझे पता था कि वीवर्क का स्टैंडर्ड्स क्या है, और यही है कि वीवर्क एक्सपीरियंस जो मुझे नहीं मिल रहा था, तो उसी को इंस्पायर होकर ये क्रिएट किया है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा जो अभी फ्लैगशिप जो बिल्डिंग है जो HSR में है, HSR सेक्टर 6 में, ये अभी कंप्लीशन स्टेज में चल रहा है, अभी फंडिंग सब होके जब ये पूरा कंप्लीट होके फंक्शन करेगा, मैं बोलूंगा कि ये वीवर्क से कुछ भी कम नहीं है। शेष, यहाँ पर कई ऐसे कोवर्किंग स्पेसेस हैं दैट आर पार्टली वर्किंग एज एन इंक्यूबेटर एज वेल। ऑफ कोर्स डिफरेंस बहुत अलग होता है, लेकिन कई लोग एक मेंटर्स के बोर्ड के साथ भी काम करते हैं। कई लोग ये भी ऑफर करते हैं स्टार्टअप्स को स्पेशली कि अगर आपको जरूरत पड़े शायद हम आपको फंड से भी इंट्रोड्यूस करें। क्या उस तरह का भी आपका प्लान है कि आप इस तरह के ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करेंगे बीहाइव के प्लेटफॉर्म पर?
सो बीहाइव के प्लेटफॉर्म इंटरेस्टिंगली हम ऐसा है कि हम एक प्लेटफॉर्म है इंक्यूबेटर्स के लिए भी, ऐसा है कि इंक्यूबेटर्स हमारे कस्टमर्स है, बॉश एक्सेलरेटर हमारा कस्टमर है, GSF एक्सेलरेटर हमारा कस्टमर है, आइडेक्स एक्सेलरेटर, ऐसे काफ़ी सारे एक्सेलरेटर्स हमारे कस्टमर बन रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग उन लोगों को मेंटरशिप बोर्ड, फंडिंग ये सब बिल्ड करने का हेल्प कर रहे हैं। हम खुद उनसे कॉम्पीट नहीं कर रहे डायरेक्टली, हम काफ़ी सारे इंक्यूबेटर्स को, हमारा प्लान ये ऐसा है कि नेक्स्ट 2-3 साल में शायद 15 से 20 एक्सेलरेटर्स बीआईव के अंदर ही बेस्ड होगा। तो अभी ऐसा है कि काफ़ी सारे DST अप्रूव्ड प्लेसेस, कॉलेजेस जो है वो लोग हमसे उनसे भी बात हो रही है कि हम काफ़ी सारे लोगों को एक्सेलरेटर बनाने का और चलाने का फैसिलिटेट कर रहे हैं हम लोग। ओके, इनफैक्ट पहले कार्यक्रम के पहले हिस्से में हमने इस पर बात की और इस पर फोकस किया कि कैसे एक स्टार्टअप एक कोवर्किंग स्पेस में अपना कॉस्ट को काफी कम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया भी है, स्पेशली छोटे शहरों में जहां पर इस तरह की फैसिलिटी अभी उपलब्ध नहीं है और आगे आगे जैसे डिमांड बढ़ेगी। आप क्या पॉइंटर्स देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे उन वॉनबी एंटरप्रेन्योर्स को जो शायद अपने एक छोटे शहर में एक कोवर्किंग स्पेस सेटअप करना चाहते हैं? हाँ, मैं ये बोलूँगा कि जो छोटे शहर में जो कोवर्किंग स्पेस बनाना चाहते हैं, तो एक तो है कि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मार्केट मैच्योरिटी है कि नहीं छोटे शहर में बनाने का। ये बात एडम न्यूमन ने भी कहा था अपने इंटरव्यू में कि वो लोग सिर्फ मेट्रोस में कर रहे हैं, और मेरा भी ये बिलीफ है कि थोड़ा एक सिटी का रियल एस्टेट वैल्यू एक क्रिटिकल मास अच्छी होना चाहिए। तो ये बात है कि वायबिलिटी होना चाहिए। छोटे शहरों में ऑलरेडी रेंट वगैरह इतना कम है, एंड ऑल्सो मैं ये बात मानता हूँ कि पॉल ग्राहम के जो वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर है, लेजेंडरी सिलिकॉन वैली पर्सन है, वो हमेशा कहते हैं कि लोकेशन मेक्स लॉट ऑफ सेंस। तो अगर देयर इज अ रीजन क्यों कि सिलिकॉन वैली इतना बड़ा है। मैं ये बोलूँगा स्टार्टअप्स को, अनलेस आप कुछ छोटे शहर रिलेटेड या एग्रीकल्चर या ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपको बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली ऐसे ही जगह आना है, क्योंकि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रो हो रहा है। आपको ऐसा है कि इन्वेस्टर्स का कनेक्ट चाहिए, अच्छा टैलेंट चाहिए, अच्छा एडवाइजर्स चाहिए, जो लीगल एडवाइस हो या फाइनेंशियल एडवाइस हो। ऐसे लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 100 सिटीज में स्प्रेड हो जाए। ऐसे लोग ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड है बड़ी जगह में। अगर आपको जो स्टार्टअप करना है, कॉम्पीट करना है, आपको तो बेंगलुरु ही नंबर 1 है। एक्चुअली रिसर्च ये बोलता है कि 2-3 साल में काफी सारे लोग शट डाउन हो जाते हैं। तो इतना आसान काम भी नहीं है कि कोवर्किंग स्पेस बना के वायबली चलाना। और अगर आपको किसी को ओपन करना है तो हम बोलेंगे हम सबसे पार्टनरशिप कर रहे हैं। इनफैक्ट काफी सारे बीहाइव अभी जो खोलेगा वो पार्टनरशिप के मुताबिक खोल रहे हैं। तो किसी को अगर खोलना है तो वो बीहाइव कांटेक्ट कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेफिनेटली। सो आपका ब्रांड भी उससे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऑल द बेस्ट शेष, आपकी और आपकी पूरी टीम को इस पर्टिकुलर फंडिंग राउंड के लिहाज से एंड ऑफ कोर्स आगे की ग्रोथ प्लान्स के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षदा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया का सबसे पसंदीदा पहला हिंदी शो आवाज एंटरप्रेन्योर, और इस हफ्ते कौन से कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं ग्रोथ स्केल पर, किसने जुटाई है मोटी फंडिंग, देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ में। यूएस बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म रोमुलस कैपिटल ने अब अपना रुख भारतीय बाजार की तरफ मोड़ा है। नील छेड़ा और कृष्णा गुप्ता ने 2008 में इस फंड को शुरू किया था। $75 मिलियन के तीसरे फंड रेजिंग में फर्म भारत की कंपनियों में पैसा लगाएगी, लेकिन ई कॉमर्स कंपनीज और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में इन्हें दिलचस्पी नहीं है। फंड ने पहला निवेश दिल्ली बेस्ड हेल्थ केयर कंपनी वियोम बायोसाइंस में किया है और जल्द ही 3 से 4 नई कंपनियों में निवेश करने जा रहे हैं। फूड ऑर्डर स्टार्टअप ट्रैवलखाना.com ने भारतीय रेलवे से टाई अप किया है। इस करार के तहत अब IRCTC ई केटरिंग वेबसाइट पर अब ट्रैवलखाना की सर्विसेज उपलब्ध होगी। ट्रैवलखाना की पहुंच 160 शहरों में है और 2015 में कमाए 1 करोड़ के रेवेन्यू को कंपनी 400 नए रेलवे स्टेशन पर सेवा पहुंचाने के लिए करेगी, जो फिलहाल सिर्फ 150 है। साथ ही कंपनी बैकएंड टेक्नोलॉजी मजबूत करने पर भी फोकस बनाए हुए है। यूज गाड़ियों की ऑनलाइन मार्केट प्लेस ट्रूम ने सीरीज B फंडिंग जुटाई है।
कंपनी में ये निवेश वेंचर कैपिटल फंड बी नेक्स्ट और जापानीज इंटरनेट कंपनी डिजिटल गैराज ने किया है। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी नए मार्केट्स को टैप करने, टैलेंट हायरिंग और टेक प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए करेगी। कंपनी ने पिछले साल जापानीज ई कॉमर्स फर्म बीनोस और लाइट बॉक्स वेंचर फंड से 100 करोड़ की सीरीज ए फंडिंग जुटाई थी। रिलायंस इंडस्ट्री ने $16 मिलियन यानी करीब 108 करोड़ का निवेश यूएस बेस्ड टेक स्टार्टअप मेट्राडाइन में किया है। कंपनी फ्लीट मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव, सिक्योरिटी और सर्विलेंस जैसी इंडस्ट्रीज के लिए लर्निंग सॉल्यूशंस और विजन बेस्ड एनालिटिक्स डेवलप करती है। इस निवेश से कंपनी के शेयर कैपिटल में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 40% हिस्सा मिला है। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। अगर आपके कुछ सुझाव है, कुछ ऐसे आइडियाज पर आप काम करना चाहते हैं जिस पर हमारे इनपुट्स की जरूरत है, आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज आपके लिए हाजिर है और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ae@network18online.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज और ट्रेंड्स के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।